हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज जिस जेल ब्रेक की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे पूरे जर्मनी की सबसे बड़ी जेल ब्रेक कहा जाता है। इस जेल ब्रेक को सबसे बड़ी जेल ब्रेक का खिताब इसीलिए दिया गया क्योंकि इस पूरी जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड अपने साथ 76 और कैदियों को लेकर फरार हो गया। इस पूरी प्लानिंग में भागने के लिए जो सुरंग खोदी गई उसे वहाँ के गार्ड्स ने बम से उड़ाकर बंद भी कर दिया, मगर फिर भी ये सभी कैदी जेल से भागने में कामयाब हो गए और भागने के लिए जो तरीका उन्होंने अपनाया उसने पूरी नाजी आर्मी को हिला कर रख दिया। तो आखिर क्या था वो मास्टर प्लान जिसके ज़रिए सभी कैदी जेल से भागने में कामयाब हो गए? कौन था इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड और क्या वो कभी दोबारा पुलिस के हाथ लगा? ये जानकर आप रोमांचित हो उठेंगे। कहानी शुरू होती सन 1943 से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने पीक पर था। इस वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने अपनी आर्मी के साथ यूरोप के कई देशों पर हमला किया, जिसमें वो लोग वहाँ के आर्मी सोल्जर्स को गिरफ्तार कर उन्हें अपने कैदी बना लेते थे। इन कैदियों के लिए जर्मनी ने हर जगह कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाने शुरू किए, जिसमें वो इन कैदियों को कैद कर सकें, मगर ज़्यादातर कैदी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते थे क्योंकि ये सभी बस कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे जिनमें ना कोई सीमेंट बिल्डिंग थी और ना ही कोई सेल। हालांकि वो सभी कैदी भागने के फ़ौरन बाद पकड़े भी जाते, मगर उनके बार बार भागने की वजह से परेशान होकर जर्मन्स ने अपने और ज़्यादा प्रोफेशनल और मजबूत जेल कैंप्स बनाने शुरू कर दिए और इन कैंप्स में उन लोगों को रखा जाता जो पहले भी भागने की कोशिश कर चुके हैं, ताकि वो दोबारा इस कैंप से ना भाग पाएँ। इस जेल कैंप में से एक सबसे मशहूर कैंप था जिसका नाम था स्टैलग लफ्ट 3। इस जेल कैंप को इस तरह बनाया गया था कि इससे भागना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि इन सभी कैंप्स को बनाने में मिलिट्री बैरक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर सीमेंट के पिलर्स पर रखा गया था। ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि कोई भी कैदी ज़मीन में सुरंग ना खोद पाए, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा भी तो वो बैरक और ज़मीन के बीच के गैप की वजह से पकड़ा जाएगा। इन कैंप्स को हाई सिक्योरिटी बनाने के साथ साथ वहाँ की ज़मीन में माइक्रोफोन्स भी लगाए गए ताकि किसी भी तरह की खुदाई की आवाज़ को फ़ौरन पकड़ा जा सके, और साथ ही साथ वहाँ की ज़मीन भी इतनी नरम थी कि खुदाई करने में वो पूरी तरह धंस सकती थी। ये पूरा डिटेंशन कैंप दोनों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था, जिसके ऊपर बड़ी बड़ी कांटेदार जालियाँ बंधी हुई थीं, और साथ ही साथ उन दीवारों पर वॉच टावर्स भी थे जिनसे गार्ड्स 24 घंटे उस जगह पर और उन पर नज़र रखते थे। इस जेल से किसी भी कैदी के लिए भागना लगभग नामुमकिन था, मगर एक कैदी था जिसने न सिर्फ ये जेल तोड़ी बल्कि अपने साथ 76 और कैदियों को लेकर इस जेल से फरार हो गया। इस कैदी का नाम था रॉजर बुशेल, जो एक ब्रिटिश एयरफोर्स का पायलट था। जर्मनी के खिलाफ अपने मिशन को अंजाम देने के दौरान रॉजर के प्लेन को मार गिराया जाता है, मगर इससे पहले कि रॉजर का प्लेन क्रैश करता वो पैराशूट लेकर प्लेन से कूद गया, और जैसे ही वो नीचे पहुंचा जर्मन आर्मी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद रॉजर को 2 बार अलग अलग डिटेंशन कैंप में डाला गया, मगर हर बार वो वहाँ से भाग जाता और फिर पकड़ा भी जाता। दूसरी बार वो डिटेंशन कैंप से जब भागा तब उसके साथ एक और कैदी था जो चेक रिपब्लिक आर्मी में एक सोल्जर था। वो दोनों फैसला करते हैं कि वो भागकर चेक रिपब्लिक चले जाएंगे, और चेक रिपब्लिक पहुंचने के बाद उन दोनों को एक सर छुपाने की जगह भी मिल जाती है। ये सर छुपाने की जगह उन दोनों को वहाँ की एक लोकल फैमिली ने दी थी, जिसे उन दोनों पर तरस आ गया था और उन्होंने उन दोनों को अपने साथ रख लिया था। चूँकि जर्मन मिलिट्री ने चेक रिपब्लिक के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रखा था, और इसी दौरान जर्मनी के एक बहुत बड़े कमांडर की चेक रिपब्लिक में हत्या हो जाती है। इस हत्या के बाद जर्मन आर्मी ने पूरे चेक रिपब्लिक में एक सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें वो शक के दायरे में आने वाले लोगों को या तो गिरफ्तार कर लेते या उन्हें फ़ौरन मार देते। जर्मन आर्मी ने जब उस एरिया को तलाशना शुरू किया जिसमें वो फैमिली थी जहां वो दोनों छुपे थे, तब रॉजर और उसका साथी फैसला करते हैं कि वो दोनों यहां से चले जाएंगे ताकि वो फैमिली खतरे से बची रहे और उन पर कोई मुसीबत ना आए। और वो दोनों अभी घर से निकलकर थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि तभी जर्मन आर्मी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि रॉजर और उसके साथी ने जर्मन आर्मी को उस फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया जिसने उनकी मदद की थी, मगर उस फैमिली का एक पड़ोसी था जिसने उन दोनों को उनके घर से आते जाते देखा था, और पूछताछ में सज़ा से बचने के लिए वो जर्मन आर्मी को उस फैमिली के बारे में बता देता है, जिसके बाद जर्मन आर्मी ने उस पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया। इस हादसे का रॉजर पर बहुत बुरा असर हुआ, जिसकी वजह से वो नाजी से बेइंतहा नफरत करने लगा और उसने फैसला कर लिया कि वो किसी भी तरह जर्मन शासन को ख़त्म कर देगा। दोबारा गिरफ्तार होने के बाद रॉजर और उसके साथी को स्टैलग लफ्ट 3 कैंप जेल में भेज दिया जाता है। ये वही कैंप था जहाँ बार बार भागने वाले कैदियों को रखा जाता था। कैंप पहुँचने के फ़ौरन बाद ही रॉजर ये फैसला कर लेता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा और अपनी प्लानिंग के बारे में सोचने लगता है। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए रॉजर वहाँ के दूसरे कैदियों से दोस्ती बढ़ाना शुरू करता है। वो लोगों से इतनी अच्छी तरह पेश आता कि महज कुछ ही महीनों में वो जेल के अंदर अपनी एक टीम बनाने में कामयाब हो गया। इस टीम में 5 से 6 लोग शामिल थे और इन सभी का एक ही मकसद था, और वो था इस जेल से ज़्यादा कैदियों को बाहर निकालना।
क्योंकि इन जेल कैंप्स में जो कैदी थे वो सभी ज़्यादातर हाई रैंक मिलिट्री ऑफिसर्स थे, इसीलिए रॉजर ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि वो जितने ज़्यादा कैदी यहाँ से भगाएगा, जर्मन फोर्सेस उतने ज़्यादा सोल्जर्स उन्हें ढूंढने में लगाएगी, जिससे उनकी पूरी ताकत और उनका पूरा ध्यान सोल्जर्स को ढूंढने में बर्बाद होगा। रॉजर का मकसद बिल्कुल साफ था और अब ज़रूरत थी बस एक प्लान की जिसकी मदद से वो इस जेल ब्रेक को अंजाम दे सके। रॉजर के सामने जेल से भागने का बस एक ही रास्ता था और वो था कि वो इस जेल के नीचे से सुरंग खोदकर वहाँ से भाग जाए। मगर चूंकि ये जेल मिलिट्री बैरक्स में थी जो ज़मीन से ऊपर पिलर पर रखे गए थे और ज़मीन के नीचे माइक्रोफोन्स भी बिछाए गए थे ताकि किसी भी तरह की खुदाई की आवाज़ का पता चल सके, इसीलिए रॉजर को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने प्लान की शुरुआत कहाँ से और कैसे करे। उधर गार्ड्स भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि कैदी भागने के लिए सुरंग का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, इसीलिए वो लोग 24 घंटे जेल कैंप के नीचे नज़र रखते ताकि कोई भी कैदी सुरंग न खोद सके। और तभी रॉजर के दिमाग में एक हैरत अंगेज़ और अनोखा आइडिया आता है जिसकी वजह से उसने जर्मनी की सबसे बड़ी जेल ब्रेक को अंजाम दिया। रॉजर फैसला करता है कि वो एक सुरंग के बजाय 3 सुरंगें खोदेगा। ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि गार्ड्स को जैसे ही एक सुरंग के बारे में पता चलेगा वो लोग उस सुरंग की छानबीन और उसे बंद करने में लग जाएंगे और उनका ध्यान इस बात की तरफ जाएगा ही नहीं कि जेल में और दूसरी सुरंग भी हो सकती हैं। मगर रॉजर के सामने एक और मुसीबत खड़ी थी और वो ये थी कि जो गार्ड्स इस जेल कैंप में थे वो कोई मामूली गार्ड्स नहीं थे, बल्कि वो स्पेशल फोर्सेस सोल्जर थे जिन्हें खुद हिटलर ने अपॉइंट किया था और उन्हें खासकर जेल से भागने के रास्तों का पता लगाने की ट्रेनिंग दी गई थी। अब रॉजर और उसकी टीम के सामने कई मुसीबतें खड़ी थीं और इस प्लान को सीक्रेट रखना उनका सबसे पहला मकसद था और इससे निपटने के लिए वो लोग उन तीनों सुरंगों को एक एक नाम देते हैं जिन्हें वो लोग खोदने वाले थे। पहली सुरंग का नाम रखा गया टॉम, दूसरी का डेविड और तीसरी का हैरी। और अब जब भी वो लोग सुरंगों के बारे में बात करते तो उनका नाम लेकर बात करते, जिससे किसी को भी ये शक नहीं होता कि वो लोग सुरंग के बारे में बात कर रहे हैं। रॉजर ने सुरंगों को नाम देने का फैसला इसलिए भी किया था क्योंकि जेल के गार्ड्स अपने खबरियों को कैदी बनाकर जेल के अंदर भेजते थे ताकि वो दूसरे कैदियों के बीच होने वाली बातचीत और जेल के अंदर चल रही प्लानिंग्स के बारे में जान सकें। रॉजर और उसकी टीम ने इन खबरियों को भी पकड़ने का तरीका निकाल लिया था और जैसे ही कोई नया कैदी खबरी बनकर उनकी जेल में आता वो लोग उससे दोस्ती कर उससे बातें करने लगते और बातों बातों के दौरान उससे ये भी पूछ लेते कि वो कैसे गिरफ्तार हुआ और कहाँ का रहने वाला है। मिसाल के तौर पर अगर वो कैदी उन्हें ये बताता कि वो लंदन का रहने वाला है तो वो अपनी जेल के एक पुराने कैदी को बुला लेते जिसका ताल्लुक लंदन से होता और वो पुराना कैदी उस नए कैदी से लंदन के बारे में सवाल जवाब करने लगता। वो नए कैदी से लंदन के मौसम के बारे में पूछता, वहाँ के लोगों, वहाँ की जगहों के बारे में सवाल करता और उससे ये पूछता कि वो लंदन में कहाँ का रहने वाला है। इन सवालों को पूछने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो जानना चाहते थे कि ये सच में लंदन का रहने वाला है भी या नहीं, क्योंकि इन सवालों का जवाब वही दे सकता है जो उस जगह का रहने वाला हो। इस तरीके से रॉजर और उसकी टीम को ये जानने में बहुत आसानी हो जाती कि ये कैदी सच में कैदी है या गार्ड्स का खबरी। और जैसे ही उन्हें इस बात का यकीन हो जाता कि ये खबरी है, वो गार्ड से कहते कि उन्हें इस बारे में मालूम है और वो अपने खबरी को बाहर निकाल लें वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ये तरीका हमेशा काम कर जाता और उनके बीच छुपा कैदी आसानी से पकड़ा जाता। इस जेल कैंप में लगभग 600 कैदी थे और रॉजर कम से कम 200 कैदियों को वहां से बाहर निकालना चाहता था। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल मिशन बनता जा रहा था क्योंकि इस प्लान की सभी इन्फॉर्मेशन रॉजर और उसके 5 साथियों के पास ही थी और बाकी कैदी जो भागने वाले थे उन सबको इस प्लान के कुछ कुछ हिस्सों के बारे में पता था। मिसाल के तौर पर कैदियों के एक ग्रुप को बस टनल हैरी के बारे में पता था, तो दूसरे ग्रुप को टनल डेविड के बारे में और तीसरा ग्रुप बस टनल टॉम के बारे में जानता था। चौथे ग्रुप का काम था कि वो सुरंग खोदने के लिए औजारों का इंतजाम करे और 5वें ग्रुप का काम था कि वो खुदाई में निकलने वाली मिट्टी को ठिकाने लगाए। हर कैदी को एक एक काम दिया गया था और वो बस अपने काम के बारे में जानता था, इस बात से बेखबर कि इस पूरी जेल ब्रेक को कैसे अंजाम दिया जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी भी था इस पूरे मिशन को सीक्रेट रखने के लिए। अब रॉजर के लिए जो सबसे ज़रूरी काम था वो ये था कि उसे जेल में होने वाली हर एक्टिविटी के बारे में पता हो और तब रॉजर अपने खबरियों का एक नेटवर्क बनाकर उस जेल के हर कोने में भेजना शुरू करता है। इन खबरियों का काम था कि वो जेल के गार्ड्स और उनके मूवमेंट पर नज़र रखें ताकि उनके प्लान के मुताबिक होने वाले कामों में कोई रुकावट ना आए। उन सभी कैदियों ने अपनी एक साइन लैंग्वेज बना रखी थी और उनके काम के दौरान जैसे ही कोई गार्ड उनके पास होता, कोई कैदी अपनी टोपी घुमाने लगता, उसे देख दूसरा कैदी अंगड़ाई लेने लगता और उसे देख तीसरा कैदी खांसने लगता और इस तरह वो लोग एक दूसरे को सिग्नल देकर अलर्ट कर देते, जिसकी वजह से वो लोग अपने औजार बनाने के काम को रोक देते। रॉजर के सामने सबसे बड़ी परेशानी जो थी वो थी ये ज़मीन जिस पर ये कैंप्स बनाए गए थे, क्योंकि ये ज़मीन इतनी नरम थी कि इसे खोदने पर वो कभी भी धंस सकती थी और इसे रोकने के लिए ज़रूरत थी लकड़ी के बोट्स की, जिसके सपोर्ट से सुरंग को रोका जा सके। और इसके लिए उनमें यह तय होता है कि वो सभी अपने अपने बेड से लकड़ियाँ काटकर जमा करना शुरू करेंगे। हालांकि रॉजर और उसकी टीम की प्लानिंग अपने ज़ोरों पर थी और उन्होंने अपने बेड से लकड़ियाँ काटकर जमा करनी भी शुरू कर दी थी,
मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो इन लकड़ियों को सुरंग के अंदर लगाएंगे कैसे, क्योंकि ना तो उनके पास हथौड़ियाँ थी और ना ही कीलें। और अगर वो हथौड़ी और कीलों का इंतजाम कर भी लेते तो ज़मीन के नीचे लगे माइक्रोफोन की वजह से वो ठोका पीटी का काम नहीं कर पाएंगे। और तब रॉजर के दिमाग में एक अनोखा आइडिया आता है। रॉजर सभी कैदियों से कहता है कि वो इन लकड़ियों को काटकर इस तरह का शेप दें जिससे उन लकड़ियों को एक दूसरे में फंसाया जा सके, और फिर वो इन सभी लकड़ियों को एक दूसरे में फंसाकर उस सुरंग के अंदर लगा देंगे, जिसके सपोर्ट से सुरंग खड़ी रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उन लोगों ने लकड़ियों के बोर्ड्स अपने बेड से काटे कैसे, और वो भी बिल्कुल उसी शेप में जैसा उन्हें चाहिए था। तो इसका जवाब ये है कि उन जेल कैंप्स में कैदियों को ग्रामोफोन्स दिए गए थे ताकि वो म्यूज़िक सुन सकें, और इन्हीं ग्रामोफोन्स के अंदर एक मेटल स्प्रिंग होती थी जो बहुत मजबूत थी और उसकी धार भी बहुत तेज़ थी, और उसे सीधा करने पर वो बिल्कुल आरी का काम कर रही थी। और इसी मेटल स्प्रिंग की मदद से वो सभी कैदी इन लकड़ियों को काटने में कामयाब हो गए। अब रॉजर और उसकी टीम के सामने जो सबसे ज़रूरी काम था वो था इन सुरंगों को खोदना। मगर चूंकि माइक्रोफोन बिल्कुल ज़मीन के ऊपर और जेल बैरक के बीच में लगे थे, इसीलिए इन सुरंगों को बहुत गहराई तक खोदना ज़रूरी था ताकि किसी भी तरह की आवाज़ माइक्रोफोन में ना पकड़ी जा सके। उनके प्लान के मुताबिक लगभग 10 मीटर गहरी सुरंग खोदने के बाद वो लोग एक 200 मीटर लंबी सुरंग और खोदेंगे, जो पूरी जेल और उसकी दीवार को पार करते हुए सीधे बाहर जाकर एक जंगल में खुलेगी। चूंकि रॉजर ने यह फैसला किया था कि वो जेल गार्ड्स को चकमा देने के लिए बिल्कुल एक जैसी 3 सुरंगें खोदेगा, इसीलिए उसके और उसकी टीम के लिए एक बहुत ही पेचीदा और मुश्किल काम होता जा रहा था। और साथ ही साथ खुदाई में निकलने वाली मिट्टी और रेत भी उन्हें ठिकाने लगानी थी। मगर इससे निपटने के लिए उन सभी 200 कैदियों ने अपना काम बखूबी निभाया। वो सभी कैदी उन सुरंगों से निकलने वाली मिट्टी को अपनी जेबों में भरते और बाहर आकर उस मिट्टी को सब्जियों के खेत में फेंक देते जो जेल कैंप के अंदर थे। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि जब माइक्रोफोन बिल्कुल ज़मीन के ऊपर और जेल बैरक्स के बीच थे, तो आखिर इन लोगों ने खुदाई करनी शुरू कहाँ से की। मगर इस सुरंग का रास्ता इतना अनोखा और अजीबोगरीब था जिसकी तरफ ना किसी का ध्यान गया और ना किसी को पता चला। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जेल कैंप्स मिलिट्री बैरक्स में बनाए गए और उन्हें ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर सीमेंट के पिलर्स पर रखा गया था, जिसकी वजह से उसके बीच में इतना गैप था कि उन्हें नीचे आसानी से देखा जा सकता था। इसीलिए रॉजर ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इन सीमेंट के पिलर से ही सुरंग का रास्ता बनाया। ये पिलर्स सिर्फ बैरक्स को सहारा ही नहीं दे रहे थे, बल्कि इन पिलर्स के अंदर से वाटर पाइपलाइन और इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग भी होकर गुजर रही थी। और कुछ पिलर्स और भी ज़्यादा चौड़े थे क्योंकि उनसे गुजरने वाली पाइपलाइन काफ़ी बड़ी थी। इन सुरंग का सबसे पहला एंट्रेंस टनल हैरी में था। इस एंट्रेंस के ऊपर एक हीटिंग स्टोव रखा हुआ था और ये एंट्रेंस वही पिलर था जिसके ऊपर जेल बैरक था और जहाँ से रॉजर ने सुरंग बनाने का रास्ता ढूंढा था। रॉजर की टीम के 2 लोगों ने इस हीटिंग स्टोव को उठाया और उसके नीचे जो सिरेमिक प्लेट थी उसे भी हटा दिया। सिरेमिक प्लेट हटाने के बाद उनके सामने पिलर के अंदर जाने का रास्ता खुल चुका था और फिर उन्होंने उस सीमेंट पिलर के अंदर जाकर सुरंग खोदनी शुरू कर दी। जेल के गार्ड्स को इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि कैदी पिलर के ऊपर रखे हीटिंग स्टोव को हटाकर उसके अंदर से सुरंग बनाएंगे, क्योंकि ये हीटिंग स्टोव उन गार्ड्स ने खुद वहाँ रखे थे। दूसरी सुरंग का एंट्रेंस टनल डेविड के ऊपर था। इस जेल बैरक में पिलर के ऊपर एक बड़ी नाली बनी थी जो जाली से ढकी हुई थी और वो लोग उस जाली को हटाकर उस नाली के अंदर से खुदाई करना शुरू कर देते हैं। मगर उनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि खुदाई करने के बाद ये सुरंग जाली से नहीं छुप पाएगी। और तब रॉजर की टीम का एक कैदी अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए मिट्टी और रेत में पानी डालता है और उसे सीमेंट जैसा बनाकर उसे जाली के नीचे बिछा देता है, जिससे सुरंग भी छुप गई और वो नाली दिखने में बिल्कुल पहले जैसी लगने लगी। अब वो लोग हर बार उस सीमेंट को हटाते, खुदाई करते और उस गड्ढे को फिर सीमेंट से छुपा देते। तीसरी सुरंग का एंट्रेंस टनल टॉम के ऊपर था और ये बिल्कुल पहली सुरंग के एंट्रेंस की तरह था जो हीटिंग स्टोव के नीचे से होकर गुजरता था। मगर इस हीटिंग स्टोव के नीचे सिरेमिक प्लेट की जगह सीमेंटेड प्लेट थी और जब कैदियों ने ये सीमेंटेड प्लेट उठाने की कोशिश की तो वो जगह जगह से क्रैक होने लगी। हालांकि वो लोग चाहते तो इस एंट्रेंस को छोड़कर किसी दूसरे एंट्रेंस को चुन सकते थे और वहाँ से हीटिंग स्टोव को हटाकर सुरंग खोदना शुरू कर सकते थे, मगर हर पिलर में पाइपलाइन ना होने की वजह से उन पिलर्स के अंदर जाने का रास्ता बंद था। चूँकि सीमेंटेड प्लेट उठाने में क्रैक हो गई थी, इसीलिए दोबारा अपना पुराना पैतरा आजमाते हुए उस कैदी ने फिर से मिट्टी और रेत में पानी डालकर सीमेंट बनाई और उससे सीमेंटेड प्लेट बनाकर उस हीटिंग स्टोव के नीचे रख दी, जिससे गार्ड्स की आंखें भी धोखा खा गईं और इस प्लेट को देखने के बावजूद उन्हें ये नहीं पता चला कि ये प्लेट बदली गई है। अब रॉजर की टीम के लोग उन हीटिंग स्टोव को उठाकर उसके नीचे से प्लेट हटाते और बाकी कैदी उस रास्ते से नीचे जाकर सुरंग खोदना शुरू कर देते और ऊपर से एंट्रेंस को प्लेट और स्टोव रखकर बंद कर दिया जाता। इस तरह उन्हें खुदाई करते हुए कई महीने गुजर गए और तब एक दिन एक गार्ड जेल कैंप की तलाशी लेने के लिए उस जेल बैरक में घुसता है जिसमें टॉम टनल की खुदाई चल रही थी और जिस पर दूसरी सीमेंट की प्लेट बनाकर लगाई गई थी। उस गार्ड के हाथ में एक छड़ी थी और वो छड़ी उसके हाथ से बिल्कुल वहीं जाकर गिरती है जहां सीमेंट की प्लेट बनाकर लगाई गई थी।
छड़ी जैसे ही सीमेंट प्लेट से टकराती है वो सीमेंट प्लेट किनारे से हल्की सी टूट जाती है और गार्ड जैसे ही उस सीमेंट प्लेट को छूकर देखता है उसे समझते देर नहीं लगती कि ये सीमेंट प्लेट अभी हाल ही में बनाई गई है। गार्ड फौरन अपने एक साथी को बुलाता है और उसके साथ मिलकर पहले हीटिंग स्टोव को हटाता है और फिर जैसे ही वो लोग सीमेंट प्लेट को हटाकर देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन दोनों गार्ड के सामने वो सुरंग थी जिसका नाम रॉजर ने टॉम रखा था और सुरंग का पता चलते ही उस पूरे जेल बैरक को खाली कराकर उस सुरंग को बम से उड़ा दिया जाता है। सुरंग को बम से उड़ाने के बाद जर्मन फोर्सेस का ध्यान इस बात की तरफ गया ही नहीं कि जेल के अंदर और भी सुरंग हो सकती हैं, क्योंकि उनका मानना था कि इतनी प्लानिंग और इतनी मेहनत से बनाई हुई सुरंग को बनाने में वैसे ही काफ़ी वक्त लगता है और चूंकि उन्होंने सुरंग को बम से उड़ा दिया था इसीलिए कोई भी दोबारा सुरंग बनाने की हिम्मत नहीं करेगा, जबकि वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि 2 और सुरंगें पहले ही खोदकर तैयार की जा चुकी थी और यहीं पर रॉजर का 3 सुरंगें बनाने का प्लान काम कर गया, जिसकी वजह से वो जर्मन फोर्सेस को चकमा देने और उनका ध्यान बाकी 2 सुरंगों से भटकाने में कामयाब हो गया था। जेल के गार्ड्स को अब ये लगने लगा कि यहाँ से कोई नहीं भाग पाएगा और इसीलिए अब उन्होंने जेल बैरक्स की तलाशी लेना भी काफ़ी कम कर दिया था, जिसकी वजह से सभी कैदी काफ़ी खुश थे। मगर उनकी ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद जर्मन फोर्सेस जेल के एरिया को उसी साइड से बढ़ाने का फैसला करती हैं जहाँ से टनल डेविड खोदी जा रही थी। रॉजर और उसकी टीम इस टनल का इस्तेमाल भागने के लिए करने वाले थे और इसीलिए वो इसे 200 मीटर लंबा खोद रहे थे ताकि वो इसके रास्ते सीधे पास वाले जंगल में निकले और वहाँ से भाग जाएं। जर्मन फोर्सेस ने जेल के हिस्से को बढ़ाने के लिए उस जंगल के पेड़ काटने शुरू किए और वहाँ अपनी बाउंड्रीज लगा दी, जिसकी वजह से रॉजर और उसकी टीम के लिए डेविड टनल से भागने का ऑप्शन खत्म हो गया और उसने उस टनल में काम को रुकवा दिया। काम रुकवाने के बाद रॉजर आखिरी बची टनल हैरी पर अपना पूरा ध्यान लगा देता है और वो उसमें पूरी रात खुदाई करवाता और उससे निकलने वाली मिट्टी और रेत को डेविड टनल में रखवाने लगा, जिसमें उसने काम बंद करवा दिया था। चूँकि खुदाई के दौरान कैदियों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए रॉजर वहाँ वेंटिलेशन का इंतजाम करने के लिए दूध के डब्बे जमा करवाना शुरू करता है और इन सभी डब्बों को एक साथ जोड़कर इन्हें एक पाइपलाइन की तरह पूरी सुरंग में बिछा दिया जाता है। पाइपलाइन बिछाने के बाद जो सबसे ज़रूरी काम था वो था सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करना और इसके लिए रॉजर ने कई सारे बैग्स को एक एयर पंप के साथ जोड़कर उन बैग्स के मुंह को दूध के डब्बों की पाइपलाइन के साथ जोड़ दिया। अब एक कैदी लगातार उस एयर पंप के जरिए उन बैग्स में हवा भरता, जिससे वो हवा दूध के डब्बों से होते हुए उस गुफा में जाती और वो सभी कैदी आसानी से लंबे समय तक अपनी खुदाई का काम करते। खुदाई के दौरान 5 लोगों को बस एक ही काम सौंपा गया था और वो था इस खुदाई में निकलने वाले मलबे को डेविड टनल तक लेकर जाना, जिसमें अब उन लोगों ने काम बंद कर दिया था। हालांकि जैसे जैसे वो लोग सुरंग खोदकर आगे बढ़ते जा रहे थे उसमें अंधेरा बढ़ता जा रहा था और इससे निपटने के लिए रॉजर और उसकी टीम ने जेल कैंपस में काम कर रहे इलेक्ट्रिशियन के पास से केबल वायर चुरा लिए और साथ ही साथ जेल के कई बैरक से लैंप्स भी गायब कर दिए। अब रॉजर और उसकी टीम ने इन लैंप्स में केबल वायर्स लगाकर उन्हें पिलर के नीचे से जा रही इलेक्ट्रिसिटी वायर से जोड़ दिया, जिससे उस पूरी सुरंग में अच्छी खासी रोशनी हो गई। अब उन्हें खुदाई करते हुए पूरा 1 साल बीत चुका था और रॉजर के साथ जितने भी कैदी थे वो सभी सुरंग को खोदने में कामयाब हो गए और अब वो लोग इंतजार करने लगे एक सही वक्त का जब उन्हें जेल से भागने का मौका मिले। रॉजर और उसकी टीम ने यह तय किया था कि वो लोग उस रात को इस जेल से भागेंगे जिस रात अच्छी खासी बारिश हो रही होगी, मगर कई रातों के इंतज़ार करने के बाद भी जब बारिश नहीं हुई तब वो लोग फैसला करते हैं कि अब वो तब जेल से भागेंगे जिस रात चांद की रोशनी बिल्कुल भी ना हो और आसमान में बिल्कुल अंधेरा हो। और फिर आती है 24 मार्च 1944 की रात। ये वो रात थी जिस रात रॉजर ने फैसला कर लिया था कि वो अपने साथ सभी कैदियों को लेकर इस जेल से फरार हो जाएगा। रॉजर ने सभी कैदियों को ये पहले ही समझा दिया था कि आधी रात होते ही वो सभी उस जेल बैरक में जमा होना शुरू हो जाएं, जिसमें से टनल हैरी के अंदर जाने का रास्ता है और जहाँ से वो लोग भागने वाले हैं। रॉजर ने सभी कैदियों की एक लिस्ट बना रखी थी और वो जेल बैरक के अंदर आने वाले हर कैदी को चेक कर रहा था ताकि इन कैदियों के बीच कोई ऐसा शख्स ना आ जाए जो गार्ड्स का खबरी हो। अब एक एक करके सभी कैदी उस सुरंग के अंदर घुसते हैं और रेंगते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। हालांकि रॉजर और उसकी टीम ने पूरी सुरंग तो खोद ली थी, मगर अभी उन्होंने बाहर निकलने के रास्ते को सिर्फ आधा खोद कर ही छोड़ दिया था और उसे पूरा नहीं खोदा था। रॉजर का मानना था कि अगर वो बाहर निकलने वाले रास्तों को पहले से ही खोद देगा तो गार्ड्स की नज़र उस गड्ढे पर पड़ सकती है और वो लोग पकड़े जा सकते हैं, और इसीलिए रॉजर फैसला करता है कि वो इस गड्ढे को बिल्कुल बाहर निकलने से पहले ही खोदेगा और फिर वो लोग वहाँ से भाग जाएंगे। हालांकि रॉजर का ये प्लान बिल्कुल सही था, मगर जैसे ही रॉजर उस गड्ढे को खोदकर बाहर निकलता है उसके पैरों तले ज़मीन सरक जाती है। रॉजर देखता है कि उसका पूरा कैलकुलेशन गलत हो चुका है और वो जंगल में पेड़ों के बीच नहीं बल्कि जेल के बाहर की सड़क पर खड़ा था जो जेल से महज 50 मीटर की दूरी पर थी। रॉजर ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर गार्ड्स की नज़र उन लोगों पर पड़ गई तो वो लोग फ़ौरन उन्हें गोली मार देंगे, मगर इसके बावजूद भी रॉजर सभी कैदियों से जल्दी जल्दी सुरंग से बाहर आने को कहता है क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम था और अगर वो लोग यहाँ से वापस जाते तो उनकी पूरी 1 साल की मेहनत बर्बाद हो जाती।
चूँकि भागने वाले कैदियों की तादाद लगभग 200 थी और अभी वो लोग एक एक करके सुरंग से बाहर आ ही रहे थे कि तभी अंदर लाइट चली जाती है और सुरंग के बीच का एक हिस्सा धंस जाता है। इस धंसे हुए हिस्से को खोलने में कैदियों को काफ़ी वक्त लग गया और साथ ही साथ अंधेरा होने की वजह से वो सभी कैदी इतने धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि सुबह के 5:30 बज गए। अब आसमान में रोशनी होनी शुरू हो गई थी और कैदी अभी भी सुरंग से बाहर निकल रहे थे और लगभग 76 कैदी बाहर निकलकर जंगल के अलग अलग हिस्सों में भाग गए। इसी दौरान एक गार्ड अपनी दूरबीन से बाहर की तरफ देख रहा था कि तभी उसकी नज़र 3 कैदियों पर पड़ती है जो उस सुरंग से बाहर निकल रहे थे। ये देखते ही 2 गार्ड्स अपने हथियार लेकर उन कैदियों की तरफ भागते हैं और जैसे ही वो कैदियों के करीब पहुंचते हैं वो कैदी अपने हाथ उठाकर सरेंडर कर देते हैं। हालांकि सुरंग के अंदर फंसे बाकी कैदियों ने वापस जेल में भागने की कोशिश भी की, मगर गार्ड्स ने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया और इस तरह 200 कैदियों में से सिर्फ 76 कैदी इस जेल से भागने में कामयाब हो पाए। चूँकि ये भागे हुए कैदी आसपास के जंगलों में ही भागे थे, इसीलिए महज 72 घंटों के अंदर ही उनमें से ज़्यादातर कैदी गिरफ्तार किए जा चुके थे। मगर कुछ कैदी ऐसे भी थे जो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से भागने में कामयाब हो गए और अपने अपने देश पहुँचकर जर्मनी के खिलाफ वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पूरी जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड रॉजर ट्रेन से भागने के दौरान पकड़ा गया। इन कैदियों के भागने के बाद जर्मन फोर्सेस ने हर स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया था और इसी दौरान वो पकड़ा गया था। हालांकि इंटरनेशनल और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर कुछ कानून पास किए गए थे जिसके तहत वॉर के दौरान पकड़े गए कैदियों को जान से मारा नहीं जा सकता था और अगर वो जेल से भाग भी जाएं तो उन्हें बजाय मारने के दूसरी हाई सिक्योरिटी वाली जेल भेज दिया जाए। मगर चूंकि सभी कैदी बहुत हाई सिक्योरिटी वाली जेल से भागे थे, इसीलिए हिटलर का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो फैसला करता है कि वो जेल जाकर उन सभी कैदियों को मौत के घाट उतार देगा और उन सभी गार्ड्स और कमांडर्स को नंगा करके उन्हें सज़ा देगा, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से ही सभी कैदी जेल से भागे थे। हिटलर ने उन सभी 50 कैदियों को मौत की सज़ा सुनाई जो भागने के बाद पकड़े गए थे और उन सभी को अपने सामने मरवाया, जिनमें से कुछ कैदियों को तो उसने खुद अपने हाथों से मारा, जिनमें रॉजर भी शामिल था। हालांकि रॉजर का प्लान कुछ हद तक तो कामयाब हो गया, क्योंकि इसमें कुछ कैदी हमेशा के लिए भागने में कामयाब हो गए, मगर इतने मास्टरमाइंड प्लान को अंजाम देने के बाद भी वो खुद मारा गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।